आप देख रहे हैं एडजेक्टिव का आर्ट क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी देख रहे हैं एडजेक्टिव का डे 8, जिसमें एडजेक्टिव के ही दायरे में एक नया टॉपिक का शुरुआत है, नए टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, जो है डिटर्मिनर और आर्टिकल। ध्यान दिया जाए, डिटर्मिनर और आर्टिकल हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक सूचित कर दें कि आप देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स। इस दायरे में जो भी कुछ पढ़िएगा वो अल्टीमेट पढ़िएगा, यानी एग्जाम का ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपके रेंज से बाहर जाएगा। यह एम के मिश्रा का सिवरेंस रहा। मिश्रा इंग्लिश स्टडी सेंटर, चैनल नेम कंपटीशन प्रो के माध्यम से आप देख रहे हैं। चलिए, डिटर्मिनर और आर्टिकल। सबसे पहले बात यह बनती है कि ये डिटर्मिनर है क्या। डिटर्मिनर is a part of adjective, or you can say determiner is like adjective which shows a noun definite or indefinite, or you can say that determiner is a part of adjective which indicates a noun in their number, in nouns in their number, in their possession, in their demonstration, and that is called determiner. डिटर्मिनर का प्रयोग ओल्ड इंग्लिश में अलग चैप्टर के रूप में नहीं होता था, लेकिन आज मॉडर्न राइटर्स जो हैं वो डिटर्मिनर को अलग से पढ़ाना शुरू किए, अलग से लिखना शुरू किए। तो हमने भी क्या किया कि डिटर्मिनर को आर्टिकल के साथ जोड़ते हुए आपको बताना ज्यादा बेहतर समझा। ध्यान दिया जाए, डिटर्मिनर एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने वाला वो चीज है, एक तरह से एडजेक्टिव ही है जो किसी नाउन को नंबर, उसके पोसेशन, उसके डेमोन्स्ट्रेशन आदि को निर्धारित करता है। मोस्ट ऑफ बुक्स में, मोस्ट ऑफ राइटर्स इसको यूजेज ऑफ एडजेक्टिव में ही पढ़ा देते हैं, और पढ़ा भी जाता है, वो गलत नहीं है, यूजेज ऑफ एडजेक्टिव ही है यह। लेकिन याद रखा जाए, जानकारी होना जरूरी है कि डिटर्मिनर के दायरे में क्या क्या आते हैं। ध्यान दें, कह रहा है कि इन जनरल डिटर्मिनर इज ए वर्ड विच प्रीसीड्स ए नाउन लाइक एडजेक्टिव टू इंडिकेट्स इट्स नंबर, जेंडर, पोसेशन। ध्यान दिया जाए, मॉडर्न ग्रामेरियंस एडजेक्टिव्स तथा डिटर्मिनर्स के बीच अंतर रखते हैं क्योंकि इनके अर्थ और प्रयोग में भिन्नता होती है। ध्यान रखा जाए, डिटर्मिनर के दायरे में क्या क्या आता है वो चीज अभी देखने की जरूरत है। ध्यान दें, कह रहा है क्या कि देयर आर सम कॉमन डिटर्मिनर्स गिवन बिलो। कुछ डिटर्मिनर्स के दायरे में आने वाले जो चीज है उनको देखा जाए। एडजेक्टिव की तरह ही यह कार्य करता है, नाउन के पहले आता है तो एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, लेकिन वो उसके नंबर, उसके जेंडर, उस पर पोसेशन आदि आदि को, उसके डेमोन्स्ट्रेशन आदि को प्रस्तुत करता है डिटर्मिनर। देखिएगा, कह रहा है क्या कि कुछ डिटर्मिनर, तो डिटर्मिनर में पहला हमने पॉइंट रखा पोसेसिव्स। जितने आप पॉसेसिव एडजेक्टिव में देखे हैं, माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर, ये सब डिटर्मिनर के दायरे में यूज किए जाते हैं, ये सब डिटर्मिनर है। ध्यान रखा जाए, जितने आप डेमोन्स्ट्रेटिव यूज देखे हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, सच, ये भी एडजेक्टिव तो हैं ही, लेकिन ये डिटर्मिनर के दायरे में रखे जाते हैं। ध्यान रखा जाए, जितने न्यूमेरिकल्स आप देखे हैं, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, जितने आप देखे हैं 1 2 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जितने न्यूमेरिकल्स हैं ये भी डिटर्मिनर के ही दायरे में रखे जाते हैं। आपने देखा कि पोसेसिव भी डिटर्मिनर है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी डिटर्मिनर के दायरे में आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। जितने क्वांटिफायर्स हैं, जितने न्यूमेरिकल्स, चाहे डेफिनिट, इनडेफिनिट आप पढ़े थे, और साथ साथ क्वांटिटी दर्शाने वाले भी क्वांटिफायर थे, वो सब किसके दायरे में आएंगे? डिटर्मिनर के ही दायरे में आते। इसका मतलब यह है कि आप ऑलरेडी एडजेक्टिव के रेंज में डिटर्मिनर पढ़ चुके हैं, बशर्ते जानकारी होना जरूरी है कि डिटर्मिनर के दायरे में आता क्या क्या है।
ध्यान दें। तो ऑल, सम, फ्यू, बोथ, मेनी, सेवरल, इन सब का प्रयोग आप बखूबी पढ़ चुके हैं यूजेज ऑफ एडजेक्टिव में, वो सब डिटरमिनर के ही रेंज में आते हैं। और इसके बाद नेगेटिव्स जो हैं वो भी डिटरमिनर के दायरे में आता है। मूलतः नो का प्रयोग नो एडजेक्टिव के रूप में होता और नट एडवर्ब के रूप में होता, तो नो डिटरमिनर हो जाता। ध्यान दिया जाए। इसके बाद आप देखते हैं आर्टिकल्स के बारे में। जो आर्टिकल चैप्टर आप देखते हैं ए एन दी, वो भी डिटरमिनर है। तो जरा सा सोचें कि क्या क्या आप नहीं पढ़े हैं डिटरमिनर में। तो आप जितने भी पॉसेसिव्स हैं, ये पॉसेसिव आप पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में पढ़ चुके हैं, इसलिए अब आगे इसको छेड़ने की हमको जरूरत। दूसरा देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव भी दिस दैट दिस दो सच, ये सब प्रयोग आप पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको भी हमको अब छेड़ने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड ऑर्डिनल कार्डिनल्स मल्टीप्लिकेटिव डेफिनिट इनडेफिनिट आप पढ़ चुके हैं। याद रखा जाए तो ऐसी स्थिति में न्यूमेरिकल्स भी न्यूमरल्स भी आप पढ़ चुके हैं, तो वो भी क्या हो गया, डिटरमिनर, छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्वांटिफायर्स ऑल, सम, फ्यू, बोथ, मेनी, सेवरल, सबका प्रयोग आप यूजेज ऑफ एडजेक्टिव में देख चुके हैं, इनको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। बशर्ते ये इसलिए दिया गया लिस्ट कि आपको समझ में आ जाए कि डिटरमिनर के दायरे में क्या क्या पढ़ा जाता है। मूल रूप से डिटरमिनर एडजेक्टिव है, यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान दें, नेगेटिव में आता है नो का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, एक न हो तो यहां नो को हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। ध्यान दें, जो कि पहले चर्चा नहीं हुआ है। नो और नट का यहां एक पॉइंट बन सकता है। देखिएगा, तो नो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जबकि नट एडवर्ब होता है। ध्यान दें, कहीं कहीं नो भी एडवर्ब का प्रेजल यूज में होता है, वो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जब नाउन के ठीक पहले यूज करना हो तो नो यूज करें। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन सब को अगर नेगेटिव सेंस देना हो तो नट यूज करें। आई हैव नट कार, नहीं, आई हैव नो कार। चूंकि कार नाउन है, नाउन के ठीक पहले यूज करना पड़े तो हम क्या यूज करें, तो नो, नट नहीं हो सकता। लेकिन वही कह दें आई हैव नो ए कार, तो अब गलती हो गया। कार नाउन है, उसके पहले ए, एक और डिटरमिनर लग गया, एडजेक्टिव लग गया, तो ऐसी स्थिति में उसके पहले नो नहीं, नट होना चाहिए। आई हैव नट ए कार। आई विल नो डांस, नहीं, आई विल नट डांस, क्योंकि डांस वर्ब है और वर्ब के रूप में जब यूज हुआ तो ऐसी स्थिति में उसके पहले नो नहीं, नट आना चाहिए। राम इज नो स्मार्ट, नहीं, राम इज नट स्मार्ट। चूंकि स्मार्ट एडजेक्टिव है और नट एडवर्ब हुआ, तो एडजेक्टिव के पहले नट आना चाहिए, नो नहीं। जबकि उसी को बना दें नाउन कि राम हैज नो स्मार्टनेस, तो स्मार्ट जब स्मार्टनेस में बदल गया, नाउन हो गया, तो उसके पहले नो आना चाहिए, नट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं नो नट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद आर्टिकल्स आते हैं, ए एन दी, जो आर्टिकल्स है, यहीं से अब नया चैप्टर का आपको शुरुआत करते हैं। आर्टिकल्स का दायरा देखिए, डिटरमिनर्स का ही फॉर्मेशन है, फॉर्म है आर्टिकल। आर्टिकल के डेफिनेशन को लेकर किताबें बहुत उलझन पैदा करती और सीधा सीधा किताबें ये लिख देती कि ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो सही है, ए एंड दी को ही आर्टिकल कहते हैं, परंतु रियल डेफिनेशन क्या होना चाहिए? तो आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव और डिटरमिनर which makes a noun definite or indefinite, which demonstrates a noun definite or indefinite। आर्टिकल वो एडजेक्टिव है, वो डिटरमिनर है जो किसी नाउन को डेफिनिट और इनडेफिनिट बनाकर प्रस्तुत करता। कोई नाउन को निश्चित और अनिश्चित बनाकर प्रस्तुत करता, और निश्चित अनिश्चित बनाने का ही कार्य किसका है? आर्टिकल का। ध्यान दिया जाए,
अब बात आ रहा है आर्टिकल में कि आर्टिकल इन एडजेक्टिव और डिटरमिनर विच डेमोन्स्ट्रेट्स ए नाउन एज डेफिनिट और इनडेफिनिट, जो नाउन को डेफिनिट रूप में या इनडेफिनिट रूप में इंट्रोड्यूस करता, उसे डेमोन्स्ट्रेट करता। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, इसमें साफ साफ लिखा है कि ए एंड दी आर नोन एज आर्टिकल्स। अब ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। पहले को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। थोड़ा सा विचार कीजिए, यहां से देखिए ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हमने इनडेफिनिट आर्टिकल का बात कहा, इसके दायरे में ए और एन आता है, जबकि सेकंड बात आया डेफिनिट आर्टिकल के बारे में, तो ध्यान दें इसके दायरे में दी का प्रयोग किया जाता। इनडेफिनिट और डेफिनिट, इनडेफिनिट के दायरे में ए एन है, डेफिनिट के दायरे में दी है, जैसा कि नाम ही काफी होगा कि इनडेफिनिट किसके लिए आएगा, तो अनिश्चित बनाने के लिए आएगा। डेफिनिट कहाँ आएगा, तो निश्चित बनाने के लिए आएगा। किसी नाउन को अनिश्चित बनाकर अगर प्रस्तुत करना हो तो वहाँ ए या एन का प्रयोग उसके पहले होगा, और यदि किसी नाउन को डेफिनिट बनाकर, निश्चित बनाकर प्रस्तुत करना हो तो उसके पहले दी का प्रयोग किया जाएगा। बहुत सारे नियम हैं आर्टिकल से रिलेटेड, सबका चर्चा करेंगे, डिटेल्ड वर्जन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी केवल इंट्रोडक्शन देखते चलें। यह सेशन इंट्रोडक्शन है डिटरमिनर का या आर्टिकल का। ध्यान रखा जाए, यदि किसी नाउन को अनिश्चित बनाकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो उसके पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन लगता है, और यदि डेफिनिट करें, निश्चित बनाएं, तो उसके पहले दी आता। अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस को देखिए। इनडेफिनिट आर्टिकल जब भी आएगा तो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही आएगा। इनडेफिनिट आर्टिकल कभी भी प्लूरल नाउन के पहले नहीं आता। इनडेफिनिट आर्टिकल कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं आता। कहीं फ्रेजल या एक्सेप्शनल हो जाए वो अलग चीज है, चर्चा करेंगे, लेकिन जनरल सेंस में यह देखने को मिलता है कि प्लूरल के पहले नहीं आ सकता, प्लूरल के पहले तो आ ही नहीं सकता, और अनकाउंटेबल के पहले भी ए एन नहीं आता। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन यूज किया जाता, जबकि डेफिनिट आर्टिकल, ये ध्यान दें, यह सिंगुलर नाउन के पहले भी आएगा, प्लूरल के पहले भी आएगा, काउंटेबल के पहले भी आएगा, अनकाउंटेबल के पहले भी आएगा, और आपको बता दें कुछ स्थिति में प्रॉपर नाउन्स के साथ भी आएगा, यानी दी का रेंज बहुत बड़ा होता है। डेफिनिट आर्टिकल सिंगुलर नाउन के पहले भी आएगा, प्लूरल के पहले भी आएगा, काउंटेबल के पहले भी आएगा, अनकाउंटेबल के पहले भी आएगा। ध्यान दे, प्रॉपर नाउन के पहले भी आएगा, बहुत जगह आएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग तो तब होता जब प्रॉपर नाउन के साथ ही आता। इन सब की चर्चा आगे वीडियोस में आपको मिलते जाएंगे, सेशन में मिलते जाएंगे। अभी जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान दें पीडीएफ के माध्यम से। कह रहा है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स इन यूजेस, इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड डेफिनिट आर्टिकल दी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट का ही अर्थ क्या निकला, नॉट श्योर, नॉट सर्टेन, इनडेफिनिट, जो निश्चित ना हो, अनिश्चित, अनसर्टेन, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करें, तो इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन। ध्यान दें, सम फैक्ट्स, विचारिएगा, इट लिव्स इनडेफिनिट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। जिस चीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिस चीज का ये चर्चा करता है, जिसके साथ आता है, उसे वो इनडेफिनिट बनाकर पेश करता है, उसे इनडेफिनिट छोड़ देता है। ध्यान दें,
इट इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये यूज कहाँ होता है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब कहाँ ए और कहाँ एन, इस पर विचार करें। देखिए कहाँ ए यूज करें और कहाँ एन यूज करें, थोड़ा सा विचार करें दोनों पर। किताबें कहती हैं कि यदि किसी वर्ड का प्रथम लेटर का उच्चारण बाउल साउंड से हो, बाउल ए ई आई ओ यू का साउंड, ध्यान दे ये लेटर है, यदि इनके साउंड से हो तो इनके पहले एन लगता है, और यदि कोई कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो उसके पहले ए लगता है। एक बार फिर से, किताबें कहती हैं कि यदि किसी वर्ड का प्रथम लेटर का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड में पड़े तो ए लगाइए, और बाउल साउंड में पड़े तो एन लगाइए। परंतु विद्यार्थी समझ लेते हैं उल्टा, और वो समझ लेते हैं बाउल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर, यहीं से हो जाता है धोखा। कॉन्सोनेंट लेटर के पहले लगाएं ऐसा बात नहीं था, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, और बाउल लेटर के पहले एन लगेगा ऐसा शब्द नहीं लिखा गया, बाउल साउंड के पहले। जबकि आप समझ लिए हैं उल्टा, आप बाउल लेटर और कंसोनेंट लेटर समझ लेते नहीं। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हम आपको देसी नुस्खा बताते हैं, आसानी से समझिए, बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान दें, यदि किसी शब्द के पहले हमको ए लगाना है और एन लगाना है तो उनके बीच में अंतर कैसे निकालें? ध्यान दीजिए, जिस शब्द के पहले हमको ए एन यूज करना है, जिस वर्ड के पहले हमें यूज करना है, उसके प्रथम लेटर का उच्चारण देखिएगा, और उच्चारण आप बोल कर कीजिए। और बाउल साउंड आ रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसको परखने के लिए अंग्रेजी छोड़ के हिंदी में इन कर जाइए, और देखिए कि यदि किसी शब्द के प्रथम लेटर का उच्चारण क ख ग घ ज्ञ के दायरे में पड़ जाए तो अब ए लगाइए, और यदि उस शब्द के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी में अ आ अह के दायरे में पड़ता हो, अब एन लगा लीजिए। छोड़ दीजिए कि ग्रामर का किताब क्या कह रहा है, छोड़ दीजिए कि नियम क्या कह रहा है, हम आपको देसी नुस्खा बता रहे हैं। यदि मैं कहूं पेन, आप हिंदी में देखिए पेन, प प किसके दायरे में पड़ता है? तो क ख ग घ ज्ञ के दायरे में पड़ता है, तो बोलिए क्या लगाएं? ए पेन। डॉग, डॉ किस में पड़ता है? तो क ख ग घ के दायरे में पड़ता है, क्या बन जाएगा? ए डॉग। जबकि जरा सा सोचें, हम बोलें एलिफेंट, यदि हम एलिफेंट बोलें तो अब उच्चारण करके देखिए, एलिफेंट ए ए, यदि हम बोल रहे हैं तो एलिफेंट बोल रहे हैं, तो बोला जाए ए किस में पड़ता है? तो ओ आ के रेंज में पड़ता है, अब क्या हो जाएगा? एन एलिफेंट। ध्यान दें, कॉन्सोनेंट साउंड को आप क ख ग घ के रेंज में टोटल डाल लीजिए, और वाउल साउंड को ओ आ के रेंज में डाल लीजिए। अतः यदि क ख ग घ के दायरे में प्रथम लेटर का उच्चारण पड़ गया तो ए लगाइए, और यदि ओ आ के रेंज में पड़ गया एन लगा दीजिए। कोई अपवाद नहीं है, सब सुलझ जाएगा इस। देखिए कुछ अपवाद को देखते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं यूनिक कार, यूनिक कार, तो यूनिक के पहले यहां तो वाउल लेटर है, लेकिन इसको हिंदी में लिख कर देखिए तो यूनिक य किसके दायरे में आता है? तो क ख ग घ के दायरे में आता, ओ आ के तो दायरे में नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ए यूनिक कार का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दें,
यदि मैं बोलूं, अब यदि सोचिए एम ए, तो एम में लिखा है, एम तो कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन हिंदी में लिख कर देखिए एम में। अब बोला जाए कि एम ए में ए आया, ए किस दायरे में पड़ता है, तो अ के दायरे में पड़ता है, और इस दायरे में आएगा तो क्या लग गया, एन एम ए। मत देखिएगा कि किताबें क्या कहती है, आप देसी नुस्खा पर विश्वास रखिए। यहाँ आप क ख ग घ के रेंज में हो ए लगाइए, और के रेंज में हो तो देखिए। कह रहा है कि द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमिन्ड बाय साउंड। यदि किसी वर्ड का शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट साउंड क ख ग घ ज्ञ के दायरे में हो तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगता है। जैसे ए बॉय, ए पेन, अ वुमेन, अ यूनियन। देखिए यूनियन में यू भले ही यहां पर बाउल लेटर है, लेकिन साउंड कैसा दे रहा है, तो कॉन्सोनेंट का। यूनियन य का साउंड है, तो य का साउंड कैसा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए एन नहीं ए लगा। ए यूनिवर्सिटी, सेम यही कंडीशन है। ए यूजफुल आर्टिकल, ए हॉर्स, ए यूरोपियन। देखिए यहाँ डबल बाउल है, फिर भी यदि यूरोपियन हम लिख रहे हैं तो हमारा साउंड कैसा आया, तो कॉन्सोनेंट के दायरे में साउंड आया, तो य क ख ग घ के रेंज में पड़ता, इसलिए क्या बना, ए यूरोपियन। ए 1 रुपी नोट, देखिए 1 रुपी, तो वह किस में पड़ता है, तो फिर यह कंसोनेंट साउंड में पड़ेगा, यानी एन 1 नहीं ए 1 का प्रयोग किया जाएगा। ए 1 रुपी नोट, ए 1 आइड मैन। आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ध्यान दे थोड़ा सा, नोट को देखिएगा। इसमें ध्यान रहे कि उपरोक्त एग्जाम्पल्स में यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोपियन का उच्चारण का शुरुआत वाउल लेटर से है, परंतु ये उच्चारण में कॉन्सोनेंट साउंड यू प्रकट करते हैं। इसी प्रकार वन का शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व से होता है, अतः इनके पहले ए का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, साउंड पर डिपेंड करेगा। साउंड के लिए ध्यान दें, जो वाउल लेटर कॉन्सोनेंट लेटर देखते हैं, जब आगे आप फोनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें साउंड हर लेटर का अलग अलग डिटरमिन होगा, तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधे बात समझिए, क ख ग घ और अ, यह देसी नुस्खा है। ध्यान दें, यदि किसी वर्ड का शुरुआत किसी वाउल साउंड अ आ ई यू अह के दायरे में हो तो इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन आता है। एन एनमी, एनमी यदि वर्ड बोल रहा हूं तो ए एडजेक्टिव है, सॉरी ए वाउल साउंड है, इसलिए एन आ गया। एन ऑरेंज, ऑरेंज में अ साउंड आ रहा है जो कि वाउल है, एन आ गया। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अ आ गया तो वो क्या है, वाउल साउंड है। एन एक्सक्यूज, ई वर्ड आ गया तो ऐसी स्थिति में क्या है, वाउल साउंड है, एन आ गया। एन आव, ध्यान दे, लिखा जाता है एच ओ यू आर हाव, पढ़ा जाता है आव, तो आव में क्या होता है, अ साउंड है, तो ऐसी स्थिति में वाउल साउंड है, एन आव। एन ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट लिखा जाएगा, पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट अ साउंड दे रहा है, इसलिए क्या हो गया, एन ऑनेस्ट मैन। एन एम ए, एन एम एल ए, एन एन डी ए, आप देख रहे हैं वाउल साउंड काम कर रहा है। ध्यान रहे कि उपरोक्त एग्जाम्पल्स में ऑनेस्ट, आवर का शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर एच से है, परंतु ये उच्चारण में साइलेंट रहते हैं और इनका उच्चारण वाउल साउंड आ से प्रस्तुत होता है। इसी प्रकार एम ए, एमएलए, एनडीए का भी शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर से होने के बावजूद ये वाउल साउंड ए प्रकट करते हैं, अतः इनके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूं कि ए और एन कहाँ कहाँ यूज होगा, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा।
ध्यान दें, ही हैज अ 1 रुपी नोट इन हिज पॉकेट, उसके पॉकेट में 1 रुपया का एक नोट है। तो 1 रुपी नोट में व साउंड है तो ए सही है। आगे कह रहा है कि ए बॉय इज कॉलिंग यू आउटसाइड द बिल्डिंग, एक लड़का आपको बिल्डिंग के बाहर बुला रहा है। इनडेफिनिट अनसर्टेन वे में अब उस लड़के को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो कोई लड़का, कौन लड़का क्लियर है तो नहीं, अनिश्चित प्रकार से बात कर रहे हैं, इनडेफिनिट वे में उसको दर्शा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या यूज करें, ए बॉय। ही इज एन एक्सीलेंट ड्राइवर, एक्सीलेंट में देखिए तो ए साउंड आया, तो ए आया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या यूज करें, तो एन यूज करेंगे क्योंकि वॉल साउंड है। ध्यान दें, चलते हैं आगे। अब डेफिनिट है, चर्चा तो पहले कर चुका हूं। डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट का ही अर्थ क्या हो गया, श्योर, सर्टेन, डेफिनिट, पर्टिकुलर। ध्यान दिया जाए, निश्चित बनाने के लिए, सर्टेन करने के लिए, पर्टिकुलराइज करने के लिए आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। और ये कहां कहां यूज होता है तो मैं चर्चा कर चुका हूं, फिर भी यहां देखिए पीडीएफ के माध्यम से सम फैक्ट्स। इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, पर्टिकुलराइज करता है या डेफिनिट बनाकर पेश करता, प्रस्तुत करता है। इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ध्यान दें, सिंगुलर नाउन के पहले आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले आता, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आता, इन सर्टेन कंडीशंस बिफोर प्रॉपर नाउन्स ऑल्सो, और कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रॉपर नाउन्स के पहले भी आर्टिकल यूज किया जाता है। तो आर्टिकल दी के लिए कोई दायरा नहीं रहता, ध्यान रखिए, हर जगह दी यूज किया जाता, सिंगुलर में, प्लूरल में, काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में, प्रॉपर नाउन में भी पर्टिकुलर सेंस में दी आता है, जिसका लिस्टिंग आगे हम लोग देखेंगे। ध्यान दिया जाए, द पेन, द पेन्स, द मिल्क, द शुगर, द रामायणा, द पंजाब। अब अलग अलग सेंस है, मिल्क में ऐसे नहीं लगेगा कि मिल्क इज वाइट, लेकिन कहें कि यह दूध बहुत मीठा है, तो ऐसी स्थिति में दिस मिल्क नहीं तो द मिल्क यूज होता है। नाउन में चर्चा कर चुके हैं ऐसा, ध्यान दें। आगे बढ़ता हूं, कह रहा है कि आई बॉट द कार यू आर टॉकिंग ऑफ, मैं वो कार खरीद लिया जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। ईमानदारी से बताइए, आप जिस कार के बारे में बात कर रहे थे तो पहले से वो निश्चित था कि नहीं? अब उस कार के लिए बात करना होगा तो ऑलरेडी जब निश्चित था, पर्टिकुलर कार का बात हो रहा है, तब तो दी लगेगा ना। तो आई बॉट द कार यू आर टॉकिंग ऑफ। करे कि द मिल्क इज डाइल्यूटेड, यह दूध जो है इसमें पानी मिलाया गया है। जरा सा सोचे, मिल्क जनरल सेंस में रहता तब तो आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन द मिल्क का मतलब पर्टिकुलराइज कर दिया गया कि यह दूध, द मिल्क इज इक्वल टू दिस मिल्क। तो पर्टिकुलराइज करने के लिए, डेफिनिट करने के लिए दी का प्रयोग हुआ कि यह दूध डाइल्यूटेड है। द बॉयज आर रेडी टू गो देयर, ये लड़के जाने को तैयार हैं। पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, कौन लड़के, तो ये लड़के, द बॉयज। यदि बात होने लगी कि बॉयज आर रेडी टू गो देयर, तो हाँ कौन लड़के क्लियर नहीं होगा। लड़के जाने को तैयार हैं, कौन लड़के क्लियर नहीं हैं, लेकिन उन लड़कों को डेफिनिट करना होगा तो कहना पड़ेगा द बॉयज, यानी ये लड़के जाने को तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में डेफिनिट करने के लिए दी का प्रयोग हुआ। और रामायणा प्रॉपर नाउन है, फिर भी दी लिया है कि द रामायणा इज अ ग्रेट एपिक। क्यों लिया है, कैसे, यह सब डिटेल्स में जब यूजेस बताएंगे, आर्टिकल का यूज नेक्स्ट सेशन में दर्शाएंगे, तब आसानी से आपके सामने क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब इससे कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, ध्यान दें। I have never had a experience of this type before. पहले मुझे इस तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा है। तो जरा सा सोचिए, I have never had
अ एक्सपीरियंस की एन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में यहाँ देख रहे होंगे कि ई जो है वो क्या है, वाउल साउंड है। वाउल साउंड के पहले अ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, तो एन लगेगा। एन लगेगा तो अ एक्सपीरियंस नहीं एन एक्सपीरियंस होगा। आगे, they said that they had adopted an orphan। उन लोगों ने कहा कि उन लोगों ने एक अनाथ को एडॉप्ट किया एज अ हेयर। ध्यान दें, लिखा जाता है पढ़ा जाता एर, मतलब वंशज। अपने वंश के रूप में उन्होंने क्या किया कि उसे एक अनाथ को एडॉप्ट किया। तो ऐसी स्थिति में ए एर नहीं एन एर का प्रयोग किया जाता है। एर में ए उच्चारण है, इसलिए यहाँ क्या हुआ, एज साइलेंट हो जाता है। ध्यान रखा जाए, एन एर होगा। आंसर नंबर सी। अपने उत्तराधिकारी के रूप में वो लोग ऑर्फन को एडॉप्ट किया। एर मतलब उत्तराधिकारी, वंशज। It was an unique change to show his devotion to the emperor। It was an unique chance। तो कह रहा है कि it was an unique chance की अ यूनिक चांस। यूनिक में अगर लिखेंगे तो यह आएगा साउंड, ऐसी स्थिति में एन नहीं अ यूनिक का प्रयोग किया जाएगा। आंसर नंबर ए। Everyone knows very well that an wooden building catches fire easily। जैसा सोचिए, वुडन इसको लिखेंगे तो वुडन कैसे लिखेंगे, तो वह आ जाएगा, वह उच्चारण है, इसलिए इसके पहले एन नहीं ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वुडन का सेंस कैसा है, कॉन्सोनेंट सेंस दे रहा है, साउंड। आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूं। टू मीट अ फ्रेंड ऑफ माइन। अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं। हु इज एन अ स्कॉलर देयर। जो वहां एक स्कॉलर है, तो एन स्कॉलर नहीं ए स्कॉलर होगा। यहाँ स्कॉलर में ध्यान दें श का उच्चारण आएगा, अतः ऐसी स्थिति में कंसोनेंट का उच्चारण है, तो एन स्कॉलर के जगह ए स्कॉलर का प्रयोग किया जाएगा, अ स्कॉलर। आंसर नंबर कौन बना, सी। आशा करते हैं कि डिटर्मिनर और आर्टिकल का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन से आर्टिकल का यूजेस यानी डीप सेशन, उसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स, जिसके दायरे में जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो अल्टीमेट पढ़ेंगे। यानी फाउंडेशन नहीं, सुपर फाउंडेशन है। कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा, या एम के मिश्रा का प्रॉमिस रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बी बोल्ड फॉर एग्जामिनेशंस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।